Assalamualaikum students, 9th class. Our next topic of chapter number 3, topic name is friction. In chapter number 3 we are discussing about the causes of motion, and we have learned that the main cause of motion of an object is a force. कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मूव करने के पीछे जो मेन रीज़न होती है वो अप्लाइड फोर्स होती है। और हम लोगों ने फ़ोर्स के बारे में पढ़ा कि फ़ोर्स जो है वो ना सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराती है बल्कि उसे रोकती भी है। ऑल्सो हमने डिस्कस किया इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेस को इन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। इसी तरह फोर्स के बहुत सारी फोर्सेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ोर्स हम ही अप्लाई करें या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अप्लाई करे। ठीक है, फोर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से जो हम लोगों ने फोर्स को देखा, फिर हमने अदर टाइप ऑफ फोर्स फ्रिक्शन उसमें टेंशन को देखा कि किसी भी स्ट्रिंग के साथ अगर हम वेट को हैंग करें तो उस स्ट्रिंग में जो है वो एक टेंशन जो है प्रोड्यूस हो जाती है। टेंशन इज़ ऑल्सो अ फोर्स। इसी तरह हमने वेट के बारे में पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर अगर ग्रेविटी एक्ट करती है तो वो क्या बन जाता है, वेट इज़ ऑल्सो अ फोर्स। आज हम जो टाइप ऑफ फोर्स हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के जो है वो ये क्या है उसको हम देखते हैं। डेली लाइफ में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप जो है वो किसी बॉल को किक करो, पहले बॉल रुकी हुई है, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास बॉल है, आपने इसको किक किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये मूव करना शुरू हो गई, स्टार्ट मूविंग। जब ये मूव कर रही होगी तो ये हमेशा मूव नहीं करती रहेगी, बल्कि हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ देर के बाद ये रोल करते करते या कुछ देर के बाद ये रुक जाती है। ये कौन सी फोर्स है जो इसको रोकती है? क्योंकि हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स को मूव भी कराती है और उसे रोकती भी है। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है, किसने फोर्स लगाई है जो इस रोलिंग बॉल को उसने रोक दिया? इसी तरह एग्जाम्पल आपके पास और एग्जाम्पल है कि अगर जैसे बच्चे हैं वो स्विंग में बैठे होते हैं, झूले में बैठे होते हैं, अब झूले को अगर पुश करते हैं तो वो मूव करता रहता है, लेकिन अगर उसे पुश करना बंद कर दें तो वो रुक जाता है। कौन सी फोर्स है जो उसको रोकती है? तो वही फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का, कि द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को अपोज करती है, रोकती है, उस फोर्स को नाम देते हैं फ्रिक्शन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास अगर दो ब्लॉक कंसीडर कर लें, ठीक है, एक ये ब्लॉक है, एक दूसरे के ऊपर रख के अगर हम दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के इस ब्लॉक को इसके ऊपर मूव कराएं, ठीक है, अब इसके ऊपर जब मूव कराएंगे तो ये दो फैक्टर होते हैं जो इसकी मूवमेंट को जो है वो अपोज करते हैं। एक तो ये है नेचर ऑफ द सरफेस, के फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ द सरफेसेस, के दो सरफेसेस जो हैं वो कैसी हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो मूव कर रही हैं। अब अगर ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं उनकी सरफेसेस स्मूथ हैं तो इनको एक दूसरे के ऊपर मूव कराना बहुत आसान होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी एक मार्बल फ्लोर पे हम वॉक कर रहे हैं या फिर एक जो है वो रफ फ्लोर पे वॉक कर रहे हैं, किसके ऊपर जो है वो हमारे लिए ये वॉक करना ज़्यादा आसान होगा या किसके ऊपर स्लिप होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे? अगर आप मार्बल फ्लोर पे चल रहे हैं, ड्राई फ्लोर है तो आप आसानी से चल लोगे, लेकिन अगर उसके ऊपर हम पानी गिरा दें तो हमारे लिए स्लिप होने के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर पानी और ऑयल का करें कि अगर ऑयल गिरा हुआ और पानी गिरा हुआ, किसके ऊपर स्लिप होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली ऑयल पे। यानी कि फ्रिक्शन क्या है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ दी सरफेस पे, कि जो के दो सरफेसेस आपस में इन कांटेक्ट है, उनकी नेचर कैसी है। अगर तो वो रफ है यानी कि उनके दरमियान में तब अगर रफ सरफेसेस हैं तो उनके दरमियान में अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा होगी, यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। अगर वो बिल्कुल स्मूथ हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत कम होगी और मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्ट तो आ गई आपके पास, क्या आ गई कि नेचर ऑफ सरफेस। ठीक है, सेकंड जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि अप्लाइड फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं अप्लाइड फोर्स, प्रेसिंग फोर्स। अगर मैं ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो ऊपर वाले ब्लॉक को इसके ऊपर आराम से इस तरह से पकड़ के इसको आराम से मूव कराऊँ तो ये आराम से मूव करता रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर वाले ब्लॉक को बहुत प्रेस करके फिर मूव कराने की कोशिश करूँ तो क्या इसकी मूवमेंट ईजी होगी?
या फिर ये बहुत हार्डली मूव कर पाएगा। आप लोग घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप किसी भी सरफेस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर मैं अपना हाथ अगर आराम से इसके ऊपर फेरूं या इस तरह से मूव कराऊं तो मेरा हाथ आराम से, लेकिन अगर मैं इसको प्रेस करके फिर मूव कराऊं तो क्या ये इजीली मेरा हाथ मूव करेगा? नहीं, बल्कि मेरा हाथ क्या होगा, हार्डली मूव कर पाएगा। तो टू फैक्टर्स हैं ऑन विच द फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ दी सर्फेसिस, के दो सरफेसेस जो एक इन कॉन्टैक्ट है, मूव करी हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस प्रेसिंग फोर्स के ऊपर। प्रेसिंग फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं, कि हमने कितनी फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, उसको हम उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक जो है वो नेचर ऑफ सर्फेसिस पे डिपेंड करती है, दैट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। एंड सेकंड फैक्टर इज द प्रेसिंग फोर्स, कि आप कितनी फोर्स लगा के, फॉर एग्जांपल कि आप फ्लोर पे चल रहे हो, आप नॉर्मल चलते रहो तो आप इजीली मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने पाँव को दबा दबा के मूव कराना चाहो तो आपके लिए चलना क्या ईजी होगा कि नहीं होगा? ये आप एक्टिविटी घर में कर सकते हो, जिससे प्रूफ होगा कि डिपेंड करता है प्रेसिंग फोर्स पे। और सेकंड जो है वो नेचर ऑफ सर्फेसिस पे डिपेंड करती है कि फ्रिक्शन जो है वो कैसी है। इसकी एग्जांपल जैसे रोलिंग बॉल की मैंने दी है। अगर वो नॉर्मल मार्बल फ्लोर पे रोल करेगी तो वो ज़्यादा दूर तक करेगी, अगर रफ सरफेस पे करेगी वो जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि रफ सरफेस ऑफर्स द मोर फ्रिक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, इसमें टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द फ्रिक्शन आ जाती है। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखें कि अगर ये जो है ब्लॉक जो है वो इस दूसरे ब्लॉक के ऊपर मैं मूव कराऊँ, इसके ऊपर बाय अप्लाइंग द फोर्स, अगर ये मूव कराऊँ, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फोर्स लगा के ये दो इसके ऊपर मूव कराऊँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी फ्रिक्शन एक दूसरे को ऑफर कर सकते हैं, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब डिफरेंट सर्फेसिस के लिए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेसिंग फोर्स, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिंग फोर्स। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि कोई सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि उससे ज़्यादा वो फ्रिक्शन नहीं ऑफर कर सकती, उस फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेसिंग फोर्स, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये हर मटेरियल के लिए है जो है वो इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। साइड में बॉक्स बना हुआ है, उस पर डिफरेंट मटेरियल्स की जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज गिवन है, तो उसमें से एमसीक्यूज बनते होते हैं। अब अगर देखें कि अगर मैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस इधर रहेगा, ये आर जो नॉर्मल रिएक्शन इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू एस इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय आर। अब नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या है? अप्लाइड फोर्स है। वो कितना लग सकती है? वो जितना कोई किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा, यानी कि इसका जितना वेट होगा उतनी ही प्रेसिंग फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन आर को हम इसके वेट के इक्वल यानी कि एम जी के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो आपके पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एस इक्वल्स टू एम जी। यहाँ पे एम जी क्यों आया? ये किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होगा। हमने क्या बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट फोर्स उतनी लगा सकता है जितनी किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा। तो वेट वेट इज़ अ फोर्स, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक रिलेशन इक्वल होता है म्यू एस इक्वल्स टू म्यू एस मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो फ्रिक्शन क्या था? फ्रिक्शन द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है टू फैक्टर्स पे, एक तो नेचर ऑफ द सर्फेसेस दैट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड द प्रेसिंग फोर्स, कि आप कितनी फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव करें उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि कोई सरफेस जो है वो मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन ऑफर कर सकती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज अ रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन and the normal reaction equals to the pressing force which is equals to the weight of an object। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट सर्फेसिस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू डिफरेंट होगी, कांस्टेंट होती है।
नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट टाइप इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द सेकंड टाइप इज रोलिंग फ्रिक्शन. अब मोशन दो तरह से होती है, या तो आप किसी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करता है, ठीक है, स्लाइड करता है, या फिर क्या होता है, रोल करता है. अब इसकी एग्जांपल ये ले लें कि इस ब्लॉक के इसके ऊपर मूव करा दें, इस तरह से स्लाइड करा दें. वो ज़्यादा आसान है कि इस ब्लॉक के ऊपर आप कोई व्हील लेके उसके ऊपर मूव करें. कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इजीली मूव करेगा? ऑब्वियसली जो व्हील है वो आसानी से रोल करेगा. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? द फ्रिक्शन बिटवीन द टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दैट इन कॉन्टेक्ट विद द ईच अदर, कि द फ्रिक्शन बिटवीन द टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एंड द रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स. कि अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर ये व्हील जो है वो रोल करेगा. इन दोनों के दरमियान में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन. और दो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होंगे उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी उसे हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि वाई, और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. अब इसका आंसर अब आप लोग इन दोनों डायग्राम्स को ऑब्जर्व करते हुए देख सकते हैं कि मैंने बोला है कि अगर दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, इनका मूव करना ज़्यादा आसान है कि इस व्हील को रोल करना इसके ऊपर ज़्यादा आसान है. अब देखें कि जब हम इस ब्लॉक को इसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो यहाँ देखें इनके दरमियान में कॉन्टेक्ट एरिया देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक है. इसलिए क्या होगा कि इनके दरमियान में कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा. ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा ऑफर होगी. ठीक है, कॉन्टैक्ट एरिया देखें ज़्यादा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा. अब रोलिंग ऑब्जेक्ट देखें कि रोल करते हुए ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट एरिया विद द अदर सरफेस कितना है. यहाँ देखें सिर्फ इतना सा. यही मेन रीज़न है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड द surface over which it rolls is very less than that of sliding one. कि ड्यूरिंग द रोलिंग सर्फेसिस के रोलिंग सरफेस का कॉन्टैक्ट एरिया कम, तो यहाँ पे पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टर्बेंस कम. जितनी डिस्टर्बेंस कम होगी फ्रिक्शन भी उतनी ही कम होगी. इसलिए क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया कम तो रोलिंग फ्रिक्शन भी कम. स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है. समझ आ गई? तो हम लोगों ने आज फ्रिक्शन को डिस्कस किया कि एक फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोकती है, अपोज करती है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं. फ्रिक्शन जो है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक नेचर ऑफ सरफेस पे, सेकंड प्रेसिंग फोर्स पे जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. उसके बाद हमने देखा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कि कोई सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी फ्रिक्शन ऑफर कर सकती है, उस मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन को बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि इससे ज़्यादा वो ऑफर नहीं करती है. उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंट सरफेसेस के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है. इट्स द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन. उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पड़ा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स एंड द रोलिंग फ्रिक्शन द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द रोलिंग ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ओवर विच इट रोल्स. उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर था कि वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिकॉज द कॉन्टैक्ट एरिया इन रोलिंग केस इज लेस देन दैट इन स्लाइडिंग केस. कि जितना कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा उतने ही फ्रिक्शन भी कम होगी. तो ये था आज का टॉपिक. बुक पे सारे डेफिनेशंस लिखे हुए हैं विद एग्जांपल्स. आप लोगों ने इनको लर्न भी करना है और राइट भी करना है. थैंक यू.